मैं अमित कुमार अमित इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे क्लास 10th के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। 20 से भी हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, इतना याद रखिएगा, मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हम बताएंगे याद रखिएगा। कोई भी मॉडल से जाकर उठाइए, ना आपको मिले तो बोलिएगा, ओके। और यहीं से आपके मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ओके, कि 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से उठाए जाएंगे। आपके 70 से कितने परसेंट जी? 80% उठाए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग पहले प्रश्न को चालू करते हैं। ये याद रखिएगा, इमेज पूरे फुल आपका किसके साथ में होगा? इमेज और फुल एक्सप्लेन के साथ होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर लूँ, थोड़ा सा वेट मी, ओके। देखिए, चलिए देखिए, ये बोल रहे हैं कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। अब हमको एक बात ये समझना है, कभी कभी जैव आवर्धन पूछ देता है, किसे कहते हैं? जैव आवर्धन, ओके। तो कुछ ऐसा केमिकल होता है ना कि फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि पौधा है यहाँ पर, ओके, और ये बेचारे केमिकल मार रहे हैं। तब ध्यान दीजिएगा, ये केमिकल पौधा के अंदर जाएगा, गौर करिएगा। अब पौधा के अंदर क्या होता है ना, पूरी तरह से पचता नहीं, ये संचित हो जाता है। जब हम लोग इस पौधे के भोजन जब हम लोग करते हैं तो हमारे अंदर संचित हो जाता है। जब हमारे अंदर संचित होता है तो याद रखिएगा वो पॉइजन बन जाता है। पॉइजन जब बन जाता है तो दुख बीमारियों का कारण बन जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोगों के? दुख बीमारियों का कारण बनने की वजह से समझिए कि हम लोग को क्या होता है, बहुत सारी बीमारी होती है, उसी को हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। तो उसमें कौन सी दवा आ जाती है? तो सबसे ज़्यादा खेतों में जो छीटी जाती है वो DDT छीटी जाती है, जो कि इसका जैव जो विखंडन होता नहीं है, ये मनुष्य के शरीर में आ जाता है। मनुष्य के शरीर में जमा होकर अनेक तरह की ये बीमारियां उत्पन्न करता है। इसीलिए छिड़काव का कम यूज करें और ज़्यादातर खादों का यूज करें, ओके। खाद का मतलब जो गाय भैंस बकरा बकरी से जो मिल रहा है वो उसको यूज करें। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र अब किसे कहेंगे? ये सब माछी सब परेशान करती है लोगों के। देखिए रंध्र की क्या होते हैं? रंध्र हम किसको बोलते हैं? तो पेड़ पौधा के, देखिए जैसे ये पेड़ पौधा है, ओके, और इनका पाता में सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखते थे, ऐसे इनका रंध्र होते हैं। मैं यहाँ पर दूसरे कलर से आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं जी? आपका यस, वेरी गुड, रंध्र होते हैं। और इस रंध्र के माध्यम से क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का तो प्रक्रिया होता ही है। और देखिए गैसों का विनिमय के मतलब O2 आना और CO2 जाना। देखिए आप लोग कह रहे हो सर तो उल्टा लिख रहे हैं, ये एक्चुअली में उल्टा नहीं लिख रहे हैं, ये श्वसन की प्रक्रिया में होता है। किसका प्रक्रिया में होता है? श्वसन के, ओके। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जस्ट उल्टा होता है, CO2 आता है और O2 बाहर निकलता है। वाष्पोत्सर्जन, ओके, मतलब देखिए इस पद्धति के द्वारा पानी भी निकलता है और प्लस में इसमें गैसों का भी आदान प्रदान होता है। पोषण तो अलग की विधि होता है और भोजन में परिवहन अलग की विधि होता है। मतलब अगर इन दोनों में देखे जाए तो ये सबसे बेहतरीन आंसर लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बोल रहे हैं? चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ना 3 नंबर कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है, मतलब कि वायुमंडल में हमारे CO2 कितने प्रतिशत होते हैं, जिससे कि आपका वायुमंडल भी गर्म रहता है और पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? श्वसन के नहीं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि आपको वायुमंडल ये दिखाई दे रहा है, ओके। तो कितना परसेंट है? तो हमेशा याद रखिएगा 0.03% है। और अगर नाइट्रोजन पूछ दे तो याद रखिएगा 78% होते हैं, ओके। और ऑक्सीजन कितने होते हैं? तो आपका 21% के लपेट में होते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 4 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए जरा ध्यान से, ये बोले 4 नंबर की पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। मतलब पौधों में कौन कौन सी चीजें उत्सर्जित पदार्थ होते हैं? उत्सर्जित का मतलब इससे बाहर निकलना। तो देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है कि पेड़ पौधा से काटा जाता है तो उजला उजला निकलना, ये लाशा की तरह निकलना, ओके। किसी का नाम होता है टैनिन, किसी का नाम होता है गोंद, किसी का नाम होता है रेंजिंग। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। इनमें से सभी क्या हो जाएंगे आंसर? इनमें से सभी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको 5 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि डायलिसिस मशीन द्वारा, डायलिसिस मशीन क्या होता है जस्ट मैं बताता हूं, ओके, के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। रक्त का शुद्धिकरण बोल रहा है, ओके। अब देखिए क्या होता है ना एक्चुअल में कि हम लोग का ना ज़्यादा खाने पीने से या ETC प्रक्रियाओं से हमारे शरीर का जो होता है किडनी खराब हो जाता है। किडनी नहीं,
किडनी बोलिएगा। ओके, किडनी किसी लड़की का नाम हो गया। किडनी जो होता है वो एक्चुअली हम लोग का शरीर का पार्ट होते हैं। ओके, तो देखिए खराब हो जाने के बाद से आदमी अब मरने वाला कंडीशन हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं नो कि यहाँ से देखिए ध्यान से, एगो शीरा होता है, दूसरा धमनी होता है, जोड़कर ये मशीन होता है, ये समझिए कि किडनी ही है। तो इस किडनी को हम लोग कृत्रिम किडनी बोलते हैं। ओके, कृत्रिम वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम वृक्क बोलते हैं। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, कृत्रिम वृक्क किसे कहते हैं? तो डायलिसिस मशीन को कहते हैं। ओके, अब ये डायलिसिस मशीन के द्वारा शुद्धिकरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हीमोडायलिसिस कहा जाती है। ओके, आपको समझ में आ रहा है? अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा ध्यान समझिएगा। ये बोले कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्व अनुवर्तन। अब देखिए गुरुत्व अनुवर्तन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, गुरुत्व अनुवर्तन का मतलब क्या, जैसे कि ये गुरुत्व का मतलब पृथ्वी को होता है, अनुवर्तन की दिशा तो आप इस पौधा में बताइए कि पृथ्वी की ओर दिशा कौन जा रहा है? तो ये जड़ है ना जा रहा है, देखिए जड़ की ओर। ओके, हाई जो हो जाता है पाता ये प्रकाश अनुवर्तन हो जाता है, और ये जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है आपका? यस, आपका हो जाता है ये आपका गुरुत्व अनुवर्तन हो जाता है। तो किस में होता है? तो जड़ में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है 7 नंबर के पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। अब देखिए, अब इस भाग को हम लोग फूल के इस भाग को अंडाशय बोलते हैं। जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो याद रखिएगा, औंकड़ी पोकड़ी चक्री मकड़ी सब कुछ क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। इधर का जितना होता है सबके सब गायब हो चुका, ये इतना बच जाते हैं। ओके, जब ये इतना बच जाते हैं ना, ओके, तो ये किसके रूप में बदल जाते हैं? तो याद रखिएगा, फल के रूप में बदल जाते हैं। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएंगे। ओके, अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले कि लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन के मतलब समझते हैं कि मतलब क्या होते हैं? मतलब शारीरिक जब संबंध बनता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती भी है और बहुत सारी चीजें आपका समाप्त भी होता है। ओके, तो हद से ज़्यादा हो जाए, हद से ज़्यादा का मतलब समझ सकते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं हज़ारों 500 ओके ऐसा हो जाए तो समझिए कि उनको जो रोग होता है उसका नाम है एड्स रोग। कौन सा नाम है? एड्स रोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया। देखिए चेचक जो होता है और जो पीलिया होता है तो वायरस की वजह से होता है। चेचक का मतलब समझते हैं, जिसे देखिए 1 से लेकर 5 साल के बीच में ज़्यादातर होता है, जिसको हम लोग मैया निकलना बोलते हैं। ओके, तो ये चेचक की बीमारी होती है। चलिए हम देखते हैं 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक ओके क्षारीय होगा। अब हम लोग को क्षारीय को बताना है कि सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा। यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है, समझिए कि यह एक प्रकार का स्केल है जिसको हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें शो होता है। जैसे कि ये 7 हो गया, 7 को न्यूट्रल बोल देंगे। ओके, और इधर जो हो जाएंगे वो अम्ल होते जाएंगे, और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएगा अम्ल की मैंने क्षमताएं क्या होती है? बढ़ती जाती है, और इधर जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसमें क्षार की मात्राएं बढ़ती जाती है। जैसे 14 हो गया, 13 हो गया, 12 हो गया, तो 14 में ज़्यादा, 13 में कम, इसमें कम। ऐसा करेंगे तो 8 में और 9 में, 8 से 9 में ज़्यादा, 11 में ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन से होगा? तो याद रखिएगा क्षारीय जो होगा वो सबसे ज़्यादा 11 में होगा। किस में हो जाएगा जी? 11 में। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, गौर करिएगा। बोल रहे हैं कि चूना जल का रासायनिक नाम है। अब हम लोग समझते हैं चूना जल के बारे में। ओके, तो यहाँ पर 2-4 गो प्रश्न कन्फ्यूज वाले होते हैं जो कि आपको मैं बता दूँ तो अति उत्तम रहेगा। ओके, चलिए बता दिया जाए। यस, वेरी गुड। तो देखिए ये होता है, एक जो होता है आपका कली चूना जिसको बोलते हैं, कली और क्या बोलते हैं जी? चूना बोलते हैं। और दूसरे को क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा। ओके, हम लोग कहते हैं कि चूना जल। ऐसा चूना और जल दोनों में अंतर आप समझिए। कली चूना का सूत्र होता है CaO, आज चूना जल का हो जाता है कब? जब CaO में हम लोग H2O मिला देते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चूना जल बोलते हैं। तो कब बोलेंगे? जब इसमें पानी को मिला दिया जाएगा तब। ओके, तो देखिए हाई वाला मतलब कि ये जो होगा कली चूना, तो इसका एक और नाम है। ओके, जब तक पानी नहीं मिलाया जा रहा है, ये बूझा हुआ नहीं है। ओके, तो इसको बोल देंगे बिना बूझा हुआ चूना। बिना क्या बोल देंगे जी? बूझा हुआ चूना बोल दिया जाएगा। ओके, और इसको जो बोल दिया जाएगा, तो बूझ गया है ना, तो इनको बोल दिया जाएगा कौन सा जी? तो बूझा हुआ चूना। ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे हैं, बूझा
हुआ और क्या हो जाएगा यहाँ पर चूना हो जाएगा। कई प्रकार की यहाँ तक आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, बुझा हुआ चूना और क्या हो गया जी, दूसरा का जी बिना बुझा हुआ चूना हो गया। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ओके कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO हो जाता है और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है CaOH का होल 2 हो जाता है, जिसको हम लोग भाखड़ा चूना के भी नाम से जानते हैं। ऐसा आपको अगर प्रश्न करते तो जरूर आंसर दीजिएगा। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बुझा हुआ चूना कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। ओके, काली चूना भी काली चूना ओके ये अलग है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड ये हो जाता है ये वाला। ओके, लेकिन रासायनिक नाम पूछ रहा है इसीलिए इनका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। 11 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र है। सोडा एस अब किसको बोलते हैं। ओके, तो याद रखिएगा जब हम लोग ना ये आपका धोने वाला सोडा को जब हम लोग गर्म करते हैं ओके मतलब जलाते हैं तो जो उसमें राख बच जाता है इसी को हम लोग सोडा एस बोलते हैं। उनका सूत्र क्या होता है, तो याद रखिए Na2CO3 होता है यानी सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। और 2-4 और बता दूँ ओके कि कभी कभी अनाद्र लवण पूछ देगा तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनाद्र लवण के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, अनाद्र इसको लवण बोलते हैं। ओके, NaCl को हम लोग साधारण नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, साधारण, इसको हम लोग नमक बोल देंगे। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो खाने वाला सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। कभी कभी ये फॉर्मूला है क्वेश्चन है आपसे पूछ देता है। अब देखिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। अब देखिए जो व्यक्ति ग्लोबल लवण के बारे में नहीं समझेंगे तो हो जाएगा दिक्कत। इसको हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं। कहीं पर कॉपी लिए हुए तो लिख लीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे जी, तो धोने वाला हम लोग सोडा बोल देंगे। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, धोने वाला क्या हो जाएगा, सोडा हो जाएगा। ओके, तो इनका सूत्र क्या हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा Na2SO4 × 10H2O हो जाते हैं। ओके, धोने वाला सोडा का सूत्र। ओके, ये सब अलग अलग अपना क्या करते हैं, रोल को अदा करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन सा है। अब देखिए संश्लेषित का मतलब मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, संश्लेषित का मतलब होता है क्या है कि पूर्ण रूप से बनाया गया, मतलब कि ये सब प्राकृतिक हाथ ना हो, सिर्फ मानव का हाथ हो। इसको मानवकृत भी बोल देते हैं, मानवकृत ऐसी ये समझिए कि सूचक बोल देंगे। सूचक उसको बोलते हैं जो अम्ल और भस्म को पहचानने में क्या करे, मदद करे। तो कौन सा होता है, देखिए हल्दी प्राकृतिक है, लाल पत्ता गोभी भी प्राकृतिक है, लिटमस पत्र भी प्राकृतिक है क्योंकि इसको थैलोफाइटा वर्ग से निकाली जाती है। ये मेथिल जो ऑरेंज है ये पूर्ण रूप से कौन सा जी है जी, आपका मानवकृत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर फिगर वाइज में देख रहे हैं। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला का जलता है, ऐसा पूछ रहा है। ओके, उसमें ज्वाला नहीं होता है तो याद रखिएगा वो होता है आपका कोयला होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके कौन सा है जी, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसीलिए देखना आप ना भूले। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो बोल रहा है गौर करिएगा। ओके, 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जल के विद्युतीय अपघटन, ओके किनका अपघटन होना चाहिए, जल का। ओके, में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। अब देखिए मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये गैस क्या होती है, कैथोड क्या होता है, थोड़ा सा गौर करिएगा। ओके, मैं यहाँ पे एक आपका एक बीकर लेता हूँ और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड को डालता हूँ, एक इलेक्ट्रोड और ये क्या होगी आपका दूसरा इलेक्ट्रोड। ओके, एक को बोलते हैं प्लस, दूसरे को बोलते हैं कौन सा जी, माइनस। अब माइनस वाले को ही हम लोग बोलते हैं कैथोड। ओके, और याद रखिएगा ये प्लस वाले को बोलते हैं कौन सा जी, एनोड बोलते हैं। तो वही बोले कैथोड पर मतलब कि इस पे कौन सी गैस मुक्त होती है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका H2O हो, ओके मतलब क्या हो, H2O हो, और जब ये विखंडित होती है मर्ची
देखिए जब विखंडित होती है तो ये ऐसे हो जाता है, H प्लस हो जाता है और O क्या हो जाता है माइनस। चूंकि आप जानते हैं कि प्लस प्लस या हमेशा एक दूसरे का करता है विकसित करता है, और प्लस माइनस ऑटोमेटिक का होता है चिपक जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़का लड़की एक में चिपक जाते हैं और लड़का लड़का या लड़की लड़की, देखिए थोड़ा मुश्किल होता है ऐसा, समझिए ये हमेशा आपको याद होगा। ये सब जितना खुरपाती चीज़ होता है वो जल्दी याद होता है, ऐसा समझाने के लिए मैंने बोला। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लस वाला किधर जाएगा, ये खोजेगा इसको, ओके, माइनस वाले को खोजेगा, यानी माइनस कौन हो गया, कैथोड हो गया, तो कैथोड पर कौन हो गया, तो H हो गया। H को हम लोग क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन। अगर क्वेश्चन बदल दे यहाँ पर ऐसा पूछे एनोड पर कौन सा मुक्त होगा, तो ये O माइनस है जो कि हो जाएगा प्लस, पता इसलिए इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन वाला, तो वो हो जाएगा एनोड पर, यानी यूँ समझिए एनोड पूछेगा तो C, ऐसे पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा B, यानी 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोले संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण यानी I = 0 और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। अब देखिए ये चीज़ें मैं जब इमेज बताऊंगा ना, ओके, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। चलिए मैं इमेज बनाऊं। अब देखिए मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूं, कलर को चेंज करने के बाद से मैं बनाता हूं, गौर करिएगा। ओके देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक जो माध्यम है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये इसको हम लोग देखिए पहले का संघन माध्यम बोला है ना, तो इसको हम लोग संघन माध्यम बोल देते हैं। संघन क्या हो गया, माध्यम, और इधर जो है हवा, ये हो जाता है आपका कौन सा, विरल माध्यम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले कौन सा माध्यम हो गया, संघन माध्यम, और नीचे वाला कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। अब जब यहाँ से आता है तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, ये लंब होता है, एक्चुअली रास्ता इसका ये है। ओके, समझ रहे ना बातों को, एक्चुअली रास्ता कौन सा ये, लेकिन ये जब विरल में आता है तो विलंब से दूर हट जाता है, तो इसका ये कोण, ये R कहला जाता है, ये कोण क्या कहला जाता है, I कहला जाते हैं। तो ध्यान दीजिए R हमेशा क्या होगा, 12 होगा, तो इस ऑप्शन में देखिए कि R कौन सा 12 है। ओके, तो ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बस और ही हम 3 क्वेश्चन को देखकर इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। ओके, आगे देखिए ये 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ से निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। अब देखिए, अब यहाँ से बता दूं कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी होते हैं तो क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपका बनाऊं तो देखिए लगभग ये निर्देशांक ये जो होता है ऐसा कर दिया जाता है। ओके, अब ये आपका समझिए कि ये जो हो जाएगा आपका निर्देशांक ज्यामिति के एथी हो जाएगा। अब देखिए, अब इस इधर x होता है और इधर क्या होता है y होता है, इससे हमको मतलब नहीं लेना है। इसमें एक वो चीज़ होता है ना, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां। मान लेते हैं कि ये कौन सा किरण है जी, आपतित है, ऐसा आपतित क्या है, किरण है। इन्हीं की दिशा में जो मापी जाती है ना सभी दूरियां, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लस में। तो कहाँ से इस सब कुछ का शुरुआत होता है, तो इसको कहते हैं, इसको आम भाषा में हम लोग ध्रुव बोलते हैं, यानी पोल बोलते हैं। ओके, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल बोल रहा है। ओके, अब हमको ध्यान देना है कि सोलर सेल किससे बने हुई होती है। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जो बना हुआ होता है उसमें जो होता है वो सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन। और ये जो उजला उजला दिखाई देता है ना, ये तार होता है जो चांदी का होता है। तो एक्चुअली में सिलिकॉन आपका रोल को अदा करता है। क्यों करता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सिलिकॉन में थोड़ा सा भी प्रकाश पड़ता है ना, ओके, तो ये सीधा सीधा विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, हाई पावर में कन्वर्ट करता है। कौन सा पावर में करता है, हाई पावर में। इसलिए सोलर में जो यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, सिलिकॉन किया जाता है। आज का हम लोग अंतिम प्रश्न को देखते हैं, 20 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। उसके बाद हम सेशन नंबर 6 लाएंगे जिसमें हम लोग और भी प्रश्नों को देखेंगे। मतलब 20 का ही सीरीज हम लोग चलाते रहेंगे। ओके, देखिए अब हम लोग लाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध। अब हमको ये समझ है लघुपथन क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ये 2 तार पोल से गया हुआ होता है, जब आंधी फांधी आता है तो एक
तार दूसरे तार से ऐसे टकरा जाता है। ओके, टकराने को हम लोग सर्किट बोलते हैं, उसी को हम लोग लघु पतन कहते हैं। जब यहाँ पर हो जाता है तो सोचिए कि मतलब पहले जा रहा था तो है सब रुक रहा था, प्रतिरोध ज़्यादा था, अभी मिल गए थे, का प्रतिरोध कम होगा कि ज़्यादा होगा? यस, वेरी गुड। जब मिल ही गया ओके तो प्रतिरोध एकदम शून्य के बराबर हो जाएंगे, यानी बहुत ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर प्रतिरोध पूछ रहा है। ओके, 22वां प्रश्न कि ये विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। अब देखिए फिलामेंट क्या होता है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो जल रहा है ना, ये फिलामेंट है। ये कैसे होता है, मैं यहाँ पर लाकर आपको बताता हूँ। ठीक है, जो ऐसे होता है ना, ऐसे कर ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट बोल देते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए क्या चीज का बना हुआ होता है ये हमको बताना है। ओके, तो याद रखिएगा वो पदार्थ होता है टंगस्टन होता है, जिसका प्रतिरोध बहुत हाई होता है। ओके, अब देखिए, अब इसी से प्रश्न क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसी मतलब अलग करता है, जैसे नाइक्रोम के बारे में पूछ देता है। ओके, नाइक्रोम किस में यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा जितने हीट करने वाले वस्तुएं ना, सब में नाइक्रोम रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हीटर हो गया, इस्त्री हो गई, इस्त्री का मतलब वो इस्त्री नहीं, आयरन वाला बोल रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको बातें को प्रॉपर? ओके, तो वो इसमें हो जाते हैं, और ये फिलामेंट जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका, बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 23 नंबर। अब देखिए बोले कि प्रकाश का न्यूनतम का मतलब सबसे कम ओके तरंग दैर्घ्य होता है। अब मैं आपको बता दूं कि तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये दो कणों के बीच की जो दूरियां होती है ना, इसी को बोलते हैं कौन सा जी, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य के हम लोग नाम से समझते हैं। तो आपको हमको ध्यान देना है कितना होता है, सबसे न्यूनतम कम से कम कितना होता है, तो याद रखिएगा 380 नैनोमीटर। अब देखिए नैनो के पावर होता है 10 के पावर 9, ये होता है संकेत, इस बात को भी याद रखिएगा। कभी पूछ सकता है कि नैनोमीटर कितने बराबर होते हैं, कितने के बराबर मीटर के बराबर होते हैं, तो 10 के पावर 9 मीटर के बराबर होते हैं। अब चलिए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 24 में, बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। ओके, अब देखिए विद्युत प्रतिरोध के कारण, प्रतिरोध का मतलब समझते हैं कि जैसा कि ये आपका क्या है, तो एगो तार है और तार के बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, कण होते हैं। और जब यहाँ से माइनस और प्लस चलते हैं ना, ओके, एक्चुअली में देखिए माइनस चलते, लेकिन बुक क्या मान कर चलता है, प्लस। जब चलता है तो टकराता है, तो याद रखिएगा कोई भी चीज़ जब टकराएगा, जैसे कि ये मच्छर टकराया, ओके, तो क्या किए जी, हम मिस दिए तो मिस देंगे तो बेचारा मर जाएगा, लेकिन इसको मानना नहीं चाहते। देखिए जब मिसा जाएगा ऐसा तो क्या करेगा, तो गर्मी उत्पन्न होगा। क्या होगा जी, गर्मी, जिसको हम लोग उष्मा बोल सकते हैं। ओके, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। 25वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन के परिवहन, मतलब ऑक्सीजन के क्या करने के लिए, परिवहन के लिए जिम्मेदार ओके जिम्मेवार रक्त का घटक है। ये घातक नहीं होगा, क्या होगा जी, घटक, यानी घटक कौन सा है ऐसा बोल रहा है। ओके, रक्त के लिए। तो ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन बोल रहा है। ओके, तो देखिए ये WBC में आपका कुछ नहीं पाया जाता है कि वही ऑक्सीजन को परिवहन कर सकते जिनके अंदर हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ हो, हीमोग्लोबिन नामक क्या पदार्थ, तो इसी में क्षमता होता है ऑक्सीजन को बांधने का। तो ये जो क्षमता होता है 4 गो ऑक्सीजन के अणुओं को, परमाणुओं को ये बांधने का क्या करते, कार्य करते हैं। और जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो जो रक्त होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, RBC। क्या हो जाएंगे आपका, RBC, माने रेड ब्लड, और क्या हो जाएंगे, सेल हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है। अब देखिएगा यहाँ पर गौर करिएगा। ओके, परिशेषिका बोल रहा है। ओके, और परिशेषिका का मतलब क्या होता है ना, ओके, अवशेषी अंग, हम लोग का जो था अवशेषी क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कौन सा अंग हो जाएंगे आपके, अवशेषी अंग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ओके कि ये है आपका कौन सा जी, पाचन तंत्र है। और ये जो लास्ट में है ना, यहाँ पर जो पूंछ हम लोग का निकला हुआ था, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, परिशेषिका या अवशेषी अंग। ओके, तो ये किस में होते हैं, तो याद रखिएगा किस में होते हैं, तो आहार नाल में होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 27वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहे कि प्रकाश की ओर
प्ररोह की गति है। मतलब कि मान लेते हैं कि जब कोई किरण प्रकाश की ओर, सॉरी पौधा प्रकाश की ओर जाता है, ओके, जब प्रकाश की ओर जाता है तब प्रकाश हो जाता है, की ओर के अनुवर्तन कहते हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए ना ये हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अगर जड़, ये देखिए जड़ कहाँ जाता है, पृथ्वी की ओर जाता है, तो इसको हम लोग बोल देंगे गुरुत्वानुवर्तन बोल देंगे। जब जल की ओर जाएगा तो जलानुवर्तन बोल देंगे। जब कोई रसायन पदार्थ की ओर भागेगा तो रसायनानुवर्तन हम लोग बोल देंगे। ओके, आपको प्रॉपर तरीका से समझ में आ रहा है। अब चलिए अब हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे देखिए 28वां बोल रहा है कि किसके बचने के लिए, माने किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। मतलब क्या चीज से बचने के लिए, मतलब कौन ऐसा चीज है जो बचने के लिए हम लोग किनका ऐसी देते हैं सलाह जी, आयोडीन युक्त नमक का हम लोग सलाह देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ओके कि यहाँ पर जो रोग होता है वो घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है जी, घेंघा रोग होते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या डालते हैं जी, आयोडीन। आयोडीन के मतलब हम लोग कह सकते हैं नमक, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। घेंघा रोग को रोकने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब चलिए हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 29वां बोल रहा है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मतलब देखिए ये मनुष्य है, इनके कपाल में कितने तंत्रिकाएं होती है। और तंत्रिका के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि तंत्रिका एक बार अगर मर जाए तो याद रखिएगा पुनः उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो ये होते हैं आपके 12 जोड़ी होते हैं, यानी संख्या में गिना जाए तो कौ गो होते हैं, तो आपके 24 गो होते। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए अब हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके देखिए ये बोल रहे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है। गंध का मतलब कोई हम लोग सुगंध होता है उसको पहचानने का कौन सा इसमें अंग है, ऐसा बोल रहा है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो अंग होते हैं ये वाले होते हैं। ओके, ये सब भाग है। ओके, तो ये मस्तिष्क के कौन सा भाग होता है, तो याद रखिए अग्र भाग होते हैं। कौन सा भाग होते हैं, अग्र। और इधर जो पीछे होता है तो लगभग ऐसा होता है जिसको सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए मेरे पीछे इधर है ना, ओके, तो ये आपका पीछे वाला तो सेरिबेलम होते हैं। ओके, और ये अग्र भाग को सेरिब्रम बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर सुगंध, सूंघने। अब देखिए प्यार, मोहब्बत, घृणा, ओके, किसी से जलन, समझ रहे नहीं, सारे के सारे जो प्रोसेस है ओके यही अग्र मस्तिष्क करता है। लोग बोलते हैं हृदय, ओके, लेकिन ये कौन सा करता है, तो ये मस्तिष्क ही वर्क करता है। ओके, अब चलिए अब हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। अब देखिए प्रथम मासिक धर्म का मतलब अब लोग समझते हैं कि जब पहली बार ओके मतलब मेरे ख्याल से 13 या 14 साल में ओके एज में लड़कियों के जो मासिक धर्म आते हैं मतलब रिप्रोडक्शन के लिए ओके, तो वो क्या कहलाते हैं। देखिए ना बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं कि चलिए अब ये बच्ची जो है वो माँ बनने योग्य हो गई है। तो देखिए कई वो फंक्शन भी मनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान का लूँ ओके, वहाँ पर जिस तरह को शादी में पैसा खर्च की जाती है ना, ठीक उसी तरह इनका भी फंक्शन क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ऐसा एक मेरे दोस्त से जानकारी हुआ के इनको हम लोग बोलते हैं मेनार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहली बार जो मासिक चक्र आते हैं उसको मेनार्च के हम लोग नाम से जानते हैं। अब चलिए हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, गौर करिएगा। ये 32वां हमारा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। कृत्रिम के मतलब समझिएगा ऐसा कि हम लोग मतलब कि उसको काट कर दूसरे पौधा में जोड़ कर हम लोग क्या करते हैं जी, तो अलग अलग पौधा को फल उगाते हैं। जैसा मैं आपको आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि एक वृक्ष पर 10-15 को फल। ओके, देखिए तो कौन सा कलम लगाना, तो कलम भी लगाया जाता है। ओके, दाब लगाना, कलम बंधन लगाना, इनमें से क्या हो जाएगा जी, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। अब देखिए अधातु बोल रहा है, तो देखिए प्रायः जो अधातु होते हैं वो विद्युत का कुचालक होते हैं। क्या होते हैं जी, कुचालक होते हैं। लेकिन एक ऐसा अधातु है जो कार्बन का अपरूप है। याद रखिएगा किनका अपरूप है जी, कार्बन का अपरूप है। ओके, तो दो गो प्रमुख रूप से होते, एक होते हीरा, एक होता है कौन सा, ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट होता है। ओके, तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, तो प्रवाह होते हैं। जैसे कि आप लोग ग्रेफाइट देख सकते हैं कि ये कलम के कट पेंसिल में होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अब हमको बताना है सक्रियता श्रेणी में ओके सबसे अधिक कौन है। ओके, तो याद रखिएगा जो सबसे अधिक होते हैं वो Na होते हैं, और ये तीनों के तीनों जो पाए जाते हैं वो H के नीचे पाए जाते हैं, तो ये कम क्रियाशील है, और ये क्या है तो उच्च क्रियाशील है। ओके, और एक बात बता दूं कि AU से ओके आपका सोना बनाए जाते हैं। सोना को हम लोग बोल सकते हैं कि आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण कभी कभी पूछ देता है कि क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि आंधी पांधी तूफान किसी से भी क्रिया ये करता उड़ता नहीं है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 35वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना जो होते हैं वो कितने कैरेट का होते हैं ये बताना है हमको। ओके, तो देखिए शुद्ध सोना जो होते हैं याद रखिएगा 24 कैरेट होते हैं, और जो शुद्ध सोना होते हैं वो याद रखिएगा मुलायम होता है। वो क्या होता है जी आपका, ये मुलायम होते हैं, मतलब शुद्ध सोना। जब उसमें हम लोग दो चीज़ें मिलाते हैं याद रखिएगा शुद्ध सोना में, इसको हार्ड करने के लिए एक होता है Ag होता है जिसको चांदी बोलते हैं, और दूसरा नंबर होता है Cu जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपड़ बोलते हैं। Ag मिलाते तो थोड़ा चमकीला होता है, और Cu मिलाते तो थोड़ा सा क्या होता है, ललचंग होता है। अगर ज़्यादा मिलाते हैं तो समझिएगा 18 कैरेट का आता है, तो 18 का मतलब कि 6 अन्य कैरेट के चीज़ों को मिलाई गई है, ऐसा कहने का मतलब। अब चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, कह कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, मतलब किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, निम्नलिखित में से किसको रखते हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये जो किरोसिन होता है ये चूंकि अधातु होता है, यहाँ पर ये जो होते हैं वो कौन सा होते हैं, अधातु। ये चूंकि आपका याद रखिएगा ये धातु से कभी अभी क्रिया जल्दी करते उड़ते नहीं है, इसलिए इनको रखा जाता है। तो याद रखिएगा सोडियम को रखा जाता है, किनको रखी जाती है, सोडियम को। ये सब तो समझिए कि थोड़ा सा मतलब क्या होता है, कम क्रियाशील होते, लेकिन ये ज़्यादा होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते आते जल उठता है। अब एक बात और बता दूं, सोडियम और एक इसका भाई है पोटेशियम, ये दोनों एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग चाकू से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इस बात को भी आप लोग हमेशा क्या करिएगा, याद कर कर रखिएगा। अब चलिए अब हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके, ये बोले अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में, ठीक है ना, से कौन सा उत्पन्न होता है। अब अम्ल के जलीय विलयन को हम समझते हैं कि अम्ल के जलीय विलयन क्या होते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गए आपके कौन सा जी, तो ऐसा समझिए कि ये हो गया आपका, ऐसा समझिए। ओके, ये हो गया अम्ल, ये क्या हो गया जी आपका अम्ल, जिसको हम HCl बोलते हैं। ओके, अब इसके जलीय विलयन में क्या होते हैं, देखिए अम्ल में हमेशा H आयन होते हैं और भस्म में हमेशा क्या होता है, OH आयन होते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो H आयन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। OH जो बोलेगा तो क्षार बोलेगा, जब क्षार होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्षार वाले को टिक करेंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको 38 में यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है। सबल का मतलब कि सबसे प्रबल अम्ल है, ऐसा बोल रहा है। ओके, तो सबसे प्रबल अम्ल याद रखिएगा वो होता है HCl होता है, और इसका और दो भाई है, पता है आपको, ये को है H2SO4 भाई है, एक जो भाई है इसका ओके HNO3 है, HNO3, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ओके, अब चलिए अब हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न क्या बोल रहा है, शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध जल का जो होते हैं वो pH मान कितने होते हैं, ये अब हमको क्या करना है, बताना है। तो याद रखिएगा जो शुद्ध आपका जल होता है उसका pH मान जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं आपके, तो 7 होते हैं, याद रखिएगा। 40 जो बोल रहे इस आपका पार्ट सीरीज का के अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद से 7 चलेंगे, 8 चलेंगे, ये टॉप 20 क्वेश्चन का आपका चलेगा सीरीज। ओके, अब देखिए बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन सी पदार्थ का जलीय
विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यानी नीले को याद रखिएगा। ये जो नीला होता है ना, मैं 2-4 को वर्ड में लिख देता हूँ। नीला जो होता है, नीला को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ओके, जो आपका एथी होता है, यूँ समझिए कि लाल होता है, लाल को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। लाल को हमेशा अम्ल बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे हम लोग? क्षार को बोल देंगे। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देने योग्य बात है, ओके, समझिएगा ध्यान से। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नीला से ये लाल कर देता है कि मतलब कौन सा हो जाता है? अम्ल हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अम्ल हो जाएगा। और नेक्स्ट ये जानते घुमा देगा क्वेश्चन, ओके, कि लाल से नीला हो जाता है तो क्या हो जाएगा? तो भस्म हो जाएंगे। इस बात को हमेशा याद है। कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएंगे? ये लवण हो जाएंगे। प्रश्न को देखते हैं। 41वां प्रश्न में क्या बोलता है? ओके, ये बोले कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोबिया सोडा किसको बोलते हो? ओके, उसको बोलते हैं जिसे खूब धोया जाता है। ओके, मतलब ऐसा बोला जा सकता है, ओके, जिसे सरफ जिसको बोलते हैं, ओके, उसी को। तो इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, हाई वाला जो सूत्र होता है खाने वाला सोडा, ये वाला जो सूत्र होता है याद रखिएगा धोबिया का सूत्र होता है। ओके, मतलब जिसको हम लोग धोने वाला सोडा कह सकते हैं Na2CO3 × 10H2O, जिसको सोडियम कार्बोनेट और जल बोल सकते हैं। ओके, हेमीहाइड्रेट बोल सकते थे। आगे चलिए 42वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 42वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि 42वां आप लोग को दिखाई दे रहा है। ये बोले कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु को मुझको चयन करना। ओके, तो देखिए कॉपर तो धातु होते हैं, लोहा भी धातु होते हैं, निकल भी धातु होते हैं। ये जो है आपका, ओके, पी से फास्फोरस होते हैं, जो कि क्या होते हैं? अधातु होते हैं। अब फास्फोरस के बारे में आपको बता दूं, ओके, कि फास्फोरस को अगर ऐसे खुले वातावरण में छोड़ दीजिए, धाए से आग पकड़ लेगा। तो इसको हमेशा याद रखिएगा पानी के अंदर रखी जाती है। चूंकि अधातु है ये पानी से अभिक्रिया कभी करता उड़ता नहीं है। ओके, इसीलिए इसको पानी के अंदर रखा जाता है। और एक चीज़ धातु जो होते हैं सोडियम और पोटेशियम, उसको याद रखिएगा किरोसिन के तेल में रखी जाती है। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट। ओके, अब चलिए हम लोग 43वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम के बारे में बोल रहा है। ओके, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो अब कैल्शियम की मैं बात करूँ, ओके, तो इसका परमाणु संख्या याद रखिएगा 20 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है जी? 20 होता है। ओके, यानी यूँ समझो, अगर संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता क्या होती है? CA का आप याद रखिएगा 2 होता है। ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन को क्या कर दिया? रिपीटेशन कर दिया है। ओके, अब चलिए अब हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, ओके, वर्गों की संख्या कितनी है? वर्ग बोल रहा है। ओके, तो मेंडलीव का देखिए, अगर मोसले को होगा तो वर्ग मतलब ऐसा होता है, वर्ग याद रखिएगा, वर्ग कैसा होता है? ऐसा। आवर्त ऐसा होता है, ठीक है ना। तो मेंडलीव का बोल रहा है तो 7 होते हैं। ओके, अगर वही मोसले का बोलता, ओके, जो परमाणु संख्या के द्वारा निरूपित किए थे तो उनका कितना होता है? 18 होता है। और ये जो किए थे वो परमाणु द्रव्यमान के द्वारा सजाए हुए थे। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। 45वां प्रश्न देखते, कहते हैं कि जिप्सन का रासायनिक सूत्र होता है, यानी जिप्सन का जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो होते क्या है? ये चीज को हम देखते हैं। ओके, तो याद रखिएगा जिप्सन के जो सूत्र हो जाते हैं वो इसमें 2 लग जाता है, माने CaSO4 × 2H2O हो जाता है। ओके, अगर यहीं पे ये CuSO4 × 5H2 हो जाता है तो तुतिया हो जाता है। क्या हो जाता है? कुतिया नहीं, तुतिया, ठीक है ना, समझ रहे हैं बातों को। ओके, अब देखिए ये आपका लोहा वाला हो जाता है। ओके, जिसको आप लोग फेरिक सल्फेट के नाम से समझते हैं। ओके, अब चलिए अब हम लोग 46वां प्रश्न को देखते हैं। 46वां क्या बोल रहा है? ओके, 46वां बोले कि बोरोन का परमाणु भार क्या है? बोरोन नामक चीज है। ओके, उनका परमाणु भार है तो क्या है? तो गौर करते हैं, उनके जो परमाणु भार होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उनका जो परमाणु भार होते हैं वो कितने होते हैं? लगभग 13 के बराबर होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 13 के बराबर होते हैं। ओके, इसमें थोड़ा डाउट है, थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न क्या बोला है? केनमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? केनमाइन के बारे में बोल रहा है। ओके, तो केनमाइन का सूत्र लगभग ZnSO4 होते हैं। ओके, तो ये किन का है? तो आपको दिखाई दिया Zn। ओके, यानी कौन सा है आपका? तो जिंक का है। अब मैं एल्युमिनियम का बता दूं तो एल्युमिनियम बॉक्साइट का हो जाते हैं, और ये Fe का मतलब फेरिक होते हैं, जो कि लोहा होते हैं, ये हेमेटाइट में पाए जाते हैं। ओके, और जो Hg होते हैं जिसको पारा कहते हैं, ये सीने बार होते हैं। कौन सा होते हैं? सीने, यहाँ से क्या होता है? बार होता है। कोनो प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर
सकते हैं, बोल सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 48वें प्रश्न को देखते हैं। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है? ओके, ये बोले कि अमोनिया के एक अणु में कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है। अब देखिए अब हमको पता करना अमोनिया का सूत्र पहले समझ जाइए कि अमोनिया का NH3 होता है। ओके, अब देखिए अब अनुपात बोल रहे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एगो और ये कितना गो है? 3 गो, तो 3 गो, तो एक अनुपात कितना हो जाएगा? 3। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 49वां प्रश्न को देखते हैं। 49वां प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है? अब परागकोश अब लोग मैं यहाँ से समझा सकूँ। ओके, जैसे कि ये इमेज दिखाई दे रहा था, ये तो स्त्री वाला भाग है, तो हटा दीजिए। हाई वाला जो भाग है ना, ये वाला। ओके, इसको परागकोश बोलते हैं। एम का जो कारवा होता है, जैसे कि हम लोग सरसों से जाते हैं ना, तो देखिएगा ऐसा मिचते तो एथी होता है आपका, एथी समझिए कि लाशा उसा लग जाता है तो थोड़ा कण और ओके, तो वही होते हैं परागकण होते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? तो परागकोश में पाए जाते हैं। तो इनका जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, परागकण। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 50वां क्वेश्चन को देखते हैं। 50वां क्या बोल रहा है? बोले कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हार्मोन दे देगा एगो गाछपति के 5 तरह के का किया है लोग, फल को लटकाया हुआ है लोग। समझ रहे हैं बातों को? कितने तरह का लटकाया हुआ है लोग? 5-7 तरह का। ओके, ये हार्मोन का यूज कर देखिए, ऑक्सिन भी होते हैं, एथिन भी होते हैं और साइटोकाइनिन भी होते हैं। ओके, ये वाला नहीं होता है ऑक्सीटोनिस, ये नहीं होते हैं। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? ये 51 नंबर बोले कि अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक का मतलब मैं बता दूं, जिसमें नर या मादा एक ही कोई हो, या तो नर हो या तो कौन सा हो? मादा हो। ओके, तो याद रखिएगा कौन कौन सी विधि? तो बीजाणु जनन भी होते हैं। बीजाणु जनन को मतलब देखिएगा ये मच्छर में फूटता है। ओके, मच्छर ठंडा में गुटिया गुटिया कर रहते हैं, लोगों का जस्ट गर्मी पड़ता है, ले धान से फूट जाते हैं, मच्छरों का बाहर आ जाता है। ओके, जैसे सावन का बाहर आता है वही तो मच्छर का भी बाहर आ जाता है। मुकुलन तो आप लोग समझते हैं। ओके, जो ईस्ट में होता है, किस में होता है जी? ईस्ट में ऐसा ऐसा। ओके, और ये कट जाते हैं। विखंडन का मतलब समझते हैं कि 2 भागों में ये कहा हो जाता है, ये भाग में टूट जाते हैं, उसको विखंडन बोलते हैं। एंड इसमें से सभी मतलब होते हैं। मैंने ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? कहे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों का चयन किया था? मेंडल जो थे ओके, अपने प्रयोग के लिए ये एक प्रकार का वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे, एक प्रकार का पहले भिखारी थे। ये प्रयोग कक अपने ग्रंथ में लिखते गए और याद रखिएगा लगभग 100 वर्ष के बाद से इनको नोबेल पुरस्कार मिला, मरने के बाद, जिंदा नहीं, मरने के बाद। ओके, तो बताइए ऐसे भी होता है क्या जी कि मतलब अभी मेहनत कर दीजिए, मरने के बाद से क्या मिले? पुरस्कार भी। बताइए किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा कि परमात्मा को? नहीं, हो घर वालों को मिलेगा, मतलब इज्जत बढ़ेगी, ऐसा समझ जाइए। ओके, तो क्या चीज़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है? तो ये मटर दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि निम्नलिखित में से किसी को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? किसको जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है? ओके, अब देखिए अब यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन वाला वर्ड है। ओके, कोई बुक में हाई दिया है। ओके, समझ रहे हैं ना, गेगर जॉन मेंडल को। ओके, हम लोग ये वाला पढ़े, अरस्तु पढ़े, अरस्तु ऐसा, ठीक है ना? क्या पढ़े जी? अरस्तु। तो देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से अरस्तु ही इनका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आप लोग क्या कर दिएगा, थोड़ा सा मिला लीजिएगा। ओके, अब चलिए 54 नंबर प्रश्न बोले कि मानव युग्म में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। अब चलिए मानव युग्म में क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। ओके, जैसे देखिए माना कि ये होता है, मानव का होता है एक्स और वाई। ओके, और मादा का होता है एक्स एक्स। अब जब ये याद रखिएगा, ये जो होते हैं वो वृषण में पाए जाते हैं, मनुष्य के। ओके, और ये जो होते हैं वो अंडाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अंडाशय में। यहीं पे ये 2 युग्म बनते हैं, एगो एक्स बन जाता है, एगो कौन सा बन जाता है? वाई। और ये भी 2 युग्म बन जाते हैं, एगो एक्स बन जाते हैं, दूसरे कौन सा बन जाते हैं? एक्स बन जाते हैं। ओके, तो इसको हम लोग युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्म बोलते हैं। तो मानव में युग्म कोगो है? तो एगो और कोगो, 2 गुण है। ओके, यहाँ पर भी एगो और कोगो है, 2 यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग और बता देते हैं, जो हम लोग का 46 गो
होता है ना, मतलब कि 23 जोड़ा, तो एक जोड़ा ये हो गया, तो 22 जोड़ा इसमें भी XX पाए जाते हैं, और 22 जोड़ा याद रखिए इसमें भी XX पाए जाते हैं, यानी नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए, अब हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन के रूप करते हैं। 55 नंबर मेरा क्या बोल रहा है, करेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है ऐसा। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गौर करिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो यानी क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर आपको पौधा दिखाई दे रहा है जो कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते थे, क्या करता है? ओके, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में भी। ओके, स्टोमा का मतलब समझिएगा छिद्र उद्र में बहुत अच्छी तरह से होता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये माइटो जो कोशिका द्रव्य दिया है ना, ओके, वाइबिए में होता है, और ये जो दिया है वो वाइबिए में होते हैं। क्या होते हैं जस्ट मैं आगे बताऊंगा। ओके, अब चलिए हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये गुर्दे में उपस्थित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहालय होते हैं। गुर्दा, गुर्दा का मतलब देख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है जी? आपका गुर्दा है। गुर्दा का मतलब समझ सकते हैं किडनी है। ओके, ये कहाँ होते हैं? तो ये सारे के सारे स्लो होकर देखिए यहाँ पे जो ये भाग है उसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मूत्राशय बोलते हैं। वहाँ पर अस्थायी रूप से इकट्ठा हो जाता है। ओके, आज जब यहाँ पर भी मतलब कि यही समझिए कि सेंसर होते हैं जो दिमाग को इनपुट करते हैं कि इसको बाहर निकालो, तो अस्थायी रूप से मतलब रहते हैं, आज समय समय पर बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो जाते हैं राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है मूत्राशय में। किन में हो जाते हैं? आपके मूत्राशय में। अब चलिए, अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देते हैं। 57 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहे कि पेंटेन जिसका अणु सूत्र C5H12 है, तो कितने समवायवी मतलब संरचना संभव है? ओके, समवायवी संरचना कितना संभव है ऐसा पेंटेन में बोल रहा है। ओके, तो हमेशा याद रखिए समवायवी का मतलब क्या होता है? जैसे C5H12, अगर इसको मैं संरचना लिखूँ तो CH3 लिख सकता हूँ, CH2 लिख सकता हूँ, फिर CH2 लिख सकता हूँ, फिर CH2 लिख सकता हूँ, फिर CH3 लिख सकता हूँ। अब इसको कितने प्रकार का लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ CH3 इंटू CH, और यहाँ पर कर CH3 इंटू CH2, और फिर यहाँ पर CH3 ऐसा एक बार हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, मैंने है का हटाकर हम लोग कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ऐसे करके भी लिख सकते हैं। मतलब कि ऐसा देखिए जाए तो 3 बार लिख सकते हैं। कितने बार लिख सकते हैं हम लोग? 3 बार। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, चलिए पढ़ाया जाए आगे, आगे के कॉन्सेप्ट देखा जाए। अब देखिए, अब आपका 58 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? जैसे कि आपको आवर्त सारणी दिखाई दे रहा है, तो कौन सा वर्ग है? तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन सा वर्ग है? 14वां वर्ग है। ओके, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 59 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? घेंघा रोग पनपता है। घेंघा का मतलब समझ सकते हैं जो गाला में होता है। जैसे कि आप लोग को इमेज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फूल जाता है ऐसा, तो किन से पनपता है? तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी से पनपता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए, अब हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देते हैं। 60 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? ओके, ये बोले कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र किस में पाए जाते हैं मुख्य रूप से? ओके, तो याद रखिएगा जैसे कि आप लोग को ये पत्ता दिखाई दे रहा है ना, ओके, तो ज्यादातर पाते में पाए जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है तो लगभग ऐसा दिखाई देता है। ओके, तो रंध्र आपके याद रखिएगा किस में पाए जाते हैं? तो पातों में पाए जाते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप के मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर को ओके मापने का। जैसे कि आपको इमेज दिखाई दे रहा है कि ये है ब्लड प्रेशर को मापने का। ओके, तो कितना होता है ऐसा? तो कितना होता है? तो ये तो आप लोग को पता है कि 120 बाई कितना होता है? 80 के लपेट में होता है। ओके, लेकिन ये कौन सा मशीन होता है? तो इसको हम लोग रक्तचाप मापी मशीन कहते हैं, या तो अंग्रेजी में बोलते हैं एस्फागमोमैनोमीटर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 62 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ओके, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, करे कि परागकोश में पाए जाते हैं। अब परागकोश आप लोग को मैं समझा दूं परागकोश क्या होते हैं। तो जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये होते परागकोश। अब इसमें क्या होते हैं? ये जितने बिंदु है ना, ये प्राकर होते हैं जो वर्तिका पर पहुंचकर निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो जाते हैं? तो संपन्न हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ओके कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा। अब चलिए हम लोग अब 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि लसिका का रंग होता है। ये लसिका जो होते हैं याद रखिए गौ श्रेणी के ही जंतु में पाए जाते हैं, निम्न श्रेणी के जंतु में नहीं पाए जाते। ये हल्का जो होता है वो कैसा होता है? पीला रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर
हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बोले कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनमीकरण पदार्थ है। जैव अनमीकरण के मतलब ये हुआ ओके कि यह पदार्थ कभी भी टुकड़ा हो नहीं सकता है जल्दी ओके, यानी पेड़ पौधा में डाला जाएगा, पेड़ पौधा के शरीर से हमारे शरीर में आएगा, फिर हमारे बॉडी में क्या करेगा, पॉइजन करेगा, पॉइजन का मतलब विष फैलाएगा, और विष फैलाकर क्या करेगा, हजारों रोग फैलाने का वर्क करेगा, ऐसा ओके। तो कौन सा पदार्थ होता है, तो आपको दिखाई दे रहा है DDT, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, DDT हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आप लोगों को 65 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। जो सेल होता है वो कैसा होता है ओके, जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं। देखिए यहाँ पर बैटरियों का भंडारा है ओके, वो भी नीपू बैटरी है ओके, बहुत सारे बैटरी का यहाँ पर भंडारा है ओके। तो इसमें क्या होता है ओके, तो देखिए इकाई सेल में ये जो होते हैं आवेश पर किया गया कार्य, यही आपका क्या होते हैं, बैटरी होते हैं, जो कि मैं माइक में लगा कर क्या करता हूँ, तो यूज करता हूँ ऐसा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 66 नंबर प्रश्न कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। माने पारिस्थितिक तंत्र के मतलब आप समझिए, पारिस्थितिक तंत्र के मतलब क्या होते हैं, मतलब कि पर्यावरण ऐसा ओके। मैं ऊर्जा का प्रवाह बोल रहे हैं तो कौन सा होता है, तो देखियो मैं ज़रा सोचिए आप ओके कि यहाँ पर समझिए कि घास है ओके, घास को कौन खाया, मूस, मूस को कौन खाया, ये बिलाई, या बिलाई को कौन खाया, मान लेते उल्लू ओके। क्या उल्लू को पेड़ पौधा खाएगा, तो नहीं खाएगा, मतलब देखिए घास से ऊर्जा गया मूस में, मूस से इसमें गया, तो ये याद रखिए 1/10वां भाग जाता है ओके, 1/10 कौन सा भाग जाता है, 10वां भाग ओके। तो ये एक दिशीय होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है ओके, आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश बोल रहा है ओके, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए कूलाम होता है ओके, समझ रहे कौन सा होता है जी, आपका कूलाम होते हैं। और जो ओम होता है वो प्रतिरोध का होता है, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का होता है, वोल्ट जो होता है वो वोल्ट मीटर का एसआई मात्रक होता है। ये सारी चीजें याद रखिएगा ताकि उत्तम रहेगा। चलिए अब हम लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोला, बोले कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकते हैं ओके, दूर का बोल रहा है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब दूर का बोले तो दूर का वस्तु साफ साफ देख सकते हैं, दोष होता है तो जब नजदीक का बोलते हैं तो नजदीक का, मतलब समझिए कि अगर यहाँ पर ला दीजिए तो अभी तो हम लोग आँख ताजा है तो ठीक है, कुछ देर के बाद से जल्दी बुढ़ा होंगे लोग ओके, तो देखिएगा ये क्या होगा ना, हमको ऐसे मोबाइल करके देखना पड़ेगा ओके, अरे तो ऐसे करके देखना पड़ेगा ओके, समझ रहे ना। अगर ऐसे करके देखेंगे तो क्या होगा, हमारा निकट दृष्टि दोष हुआ होगा, अगर दूर करके देखेंगे तो याद रखिएगा कौन सा हुआ है, तो आपका याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष हुआ है ओके। तो ये याद रखिएगा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से क्या होती है, दिखाई देती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 69 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा ऐसा ओके, सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है, मतलब सौर ऊर्जा वो उत्पन्न नहीं करता है ओके, ऐसा सौर ऊर्जा से वो होता ही नहीं। देखिए पवन ऊर्जा होता है, जैव ऊर्जा भी होता है, भूतापीय ऊर्जा भी होता है, ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज ओके किसने किया था, चुंबकीय चुंबक ओके, जैसे कि ये बिजली चल रही है इसके आसपास चुंबक उत्पन्न होते हैं, ये कौन किया था, तो याद रखिएगा आरेस्ट किए थे, कौन से किए थे, आरेस्टेड किए थे ओके। सबसे मतलब समझिए कि इंपॉर्टेंट खोज किए थे, आज वो दिए हैं कि इतना फैन ओन पंखा उंखा ये सारी चीज़ें चल रहा है, नहीं तो ये सब कुछ भी होता नहीं। देखिए अच्छे अच्छे आदमी आकर अच्छे अच्छे चीज़ों को देकर चले गए ओके। अब देखिए अब बोल रहे 71 नंबर के चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी बोल रहे हैं, तो चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं, गौर करिएगा। चिन्ह परिपाटी को हम लोग फिजिक्स में ऐसे डिनोट करते हैं, और एक चीज मानी जाती है आपतित किरण की दिशा, ये इनका आधार क्या होता है, आपतित किरण की दिशा। अगर इसमें मापी गई सभी दूरियां प्लस, और समझिए कि इधर से हम लोग डिनोट करते हैं, इधर से अगर इधर सभी दूरियां है तो याद रखिएगा माइनस हो जाएंगे, अगर यहाँ से इधर है तो सभी दूरियां क्या हो जाएंगे, आपका प्लस हो जाएंगे ओके। तो याद
याद रखिएगा इधर के प्लस हम लोग बोल देंगे तो कौन धनात्मक होते, तो इधर जितने होते हैं तो याद रखिएगा उत्तल अवतल दोनों के दोनों क्या होते हैं तो उधर होते हैं। तो इनके लिए आप लोग इमेज एकदम प्रॉपर देखिएगा, आप लोगों को बताया जाएगा ओके बाद में ओके। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको जाइएगा एथी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगा ओके। अब चलिए 72 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय विलयन, सामान्य नमक का कौन सा विलयन जी जलीय विलयन विद्युत का ओके सुचालक होता है। विद्युत का क्या होते हैं जी आपका सुचालक होते हैं ऐसा बोल रहा है ओके। तो कब होते हैं सुचालक, तो याद रखिए कि जब माइनस और प्लस दोनों के दोनों क्या करते हैं गमन करते हैं तो ओके। तो देखिए केवल धनात्मक नो ओके, केवल ऋणात्मक नो। अब देखिए धनात्मक एवं मतलब धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण ही आपके क्या होते हैं, तो समझिए कि वो प्रक्रियाएं होती है। तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा जो विद्युत हो आते हैं ओके। अब चलिए हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस, किसी भी गोलीय दर्पण जैसे दिखाई दे रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो वो गोलीय दर्पण किस प्रकार के है। अब देखिए प्लस ये बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर है, प्लस प्लस के मतलब अगर दे दे तो याद रखिएगा हमेशा उत्तल होगा, उत्तल लेंस या अवतल ऐसे यूं समझिए कि कौन सा जी ऐसी लेंस, तो लेंस उत्तल और दर्पण भी कौन सा उत्तल। तो देखिए तो यहाँ पर कौन दिया है तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके। जिसकी प्लस के मतलब कि ये उत्तल में होते हैं लेंस हो या दर्पण हो। चलिए 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोले कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण का मतलब समझ सकते हैं जो कि आपने घर पे जो शीशा में देखते होगे तो वो जो दर्पण होते हैं वो समतल दर्पण होते हैं ओके। उनका बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो याद रखिएगा हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक के मतलब ऐसा समझिए कि हमेशा आभासी होता है ओके। आज जो आपका अवतल बनाता है तो वो दोनों बनाता है ओके, दर्पण में वास्तविक बनाता है आभासी भी बनाता है, लेकिन जब उत्तल बनाता है ओके दर्पण में तो हमेशा वो काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 75 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से ओके क्या बोल रहा है जी निम्नलिखित में से ओके दर्पण सूत्र कौन है, ये दर्पण सूत्र बोल रहे हैं ओके। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, एक होता है लेंस सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा ओके मैं बात बोल रहा हूँ, और दूसरा का होता है दर्पण सूत्र। इसको याद करें तो हम कैसे करें सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ से पहले का जो हम लोग बोल देते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u या 1/u प्लस सॉरी माइनस 1/v, इन दोनों में कौन होगा। देखिए आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं लोगों के, और हाई आ रहा तो चलिए केनाऊ का तरोड़ मोड़ के लिख दीजिए 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1 कौन सा भी। अगर इसको क्यों तो तरोड़ मोड़ को लिख दीजिए तो प्लस वाला जानते हैं कि ये दर्पण का होता है ओके। लेकिन लेंस में जाकर आप लोग घबरा जाते हैं कि पहले u होगा कि पहले v होगा। तो इसको याद रखने के लिए सबसे बढ़िया है आई लव यू ऐसा ओके। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या है ओके। अब हम इसी तरीके से इसको हम लोग क्या कर याद कर सकते हैं। आई का मतलब आई कर दीजिए ओके, लव के मतलब लव तो वी हो जाएगा, यू का मतलब यहाँ पे यू हो जाएगा, और यहाँ से क्या कर दीजिए एक कर दीजिए, और यहाँ पे भी एक कर दीजिए, यहाँ पे भी एक कर दीजिए। हाई लेंस का एगो है ओके, तो लेंस का यहाँ पे एगो ला दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो गया आंसर ओके। तो उस वजह सर जब पूछे ऐसा ओके कि लेंस सूत्र बताइए तो न बोल दीजिए लव यू ऐसा ओके, ये मत बोलिएगा ठीक है ना, मतलब ये बोलिएगा ऐसा बोलिएगा 1/v बराबर 1 और 1v और माइनस 1 क्या हो जाएगा यू हो जाएगा ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का बोले किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। अब समतल दर्पण द्वारा बोला जा रहा है, तो समतल दर्पण में हमेशा क्या होते हैं प्लस ही होते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। कौन सा प्रतिबिंब सही है आपको, आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है ओके। तो ये बोल रहा है कि ओके किस दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिलते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब याद रखिएगा दोनों दर्पण द्वारा मिलते हैं, समतल दर्पण द्वारा भी मिलते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा भी मिलते हैं, यानी और याद रखिएगा अवतल दर्पण द्वारा भी मिलते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार के मिलते हैं, वास्तविक भी मिलते हैं और आभासी भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं,
हैं, वास्तविक भी मिल जाते हैं और क्या मिल जाते हैं, आभासी भी प्रतिबिंब इसमें मिल जाते हैं। ओके, आभासी। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा। ओके, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, ये बोल रहे हैं कि आकाश की नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। ओके, आकाश का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ओके, तो याद रखिएगा नीला इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश सूर्य से आता है तो कण पर टकराता है, टकराने के बाद छितरा जाता है। ओके, तो ज्यादा छितराता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। आज जब कोई माध्यम में आकर प्रकाश मुड़ जाता है, ओके, उसको हम अपवर्तन बोलते हैं। आज जब कोई प्रकाश पर का चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, यस वेरी गुड, परिवर्तन बोलते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग ये 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक और प्रश्न है, उसके बाद से क्लास को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये बोले कि विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। अब देखिए यहाँ से विरल माध्यम बोल रहा है। ओके, तो विरल माध्यम का मतलब मान लेते हैं कि ये हवा है, ये क्या है जी, हवा है, और ये क्या है, पानी है। अब हमको ध्यान देना है कि जब हवा से ये किरण पानी में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। याद रखिएगा कहाँ मुड़ जाती है, जब संघन की ओर आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, तो मुड़ जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, देखिए ये बोले कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मतलब बोल रहा है ओके कि फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो मैंने बताया ओके कि धनात्मक में फोकस दूरी ये समतल भी हो जाते हैं। समतल में तो फोकस दूरी होती नहीं तो गोलियां मारिए। ओके, एक हो जाते उत्तल लेंस हो जाते हैं या आपका समझिए कि दर्पण हो जाते हैं, दोनों के दोनों धनात्मक होते हैं। तो देखिए तो ये दिया है क्या, देखिए उत्तल लेंस दिया है, एक अवतल ये नहीं होगा। ओके, ये भी नहीं होगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए अब आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।